साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में भी हम उन टॉपिक्स को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम में आने लायक हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी क्षेत्र का इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं होता, बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो इतिहास का, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम जो है इतिहास के उस हिस्से को देख रहे हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो हम पढ़ रहे हैं गुप्तकाल। गुप्तकाल की वो बातें भी हम आपको बता रहे हैं जो एक एग्ज़ाम में आपसे मालूम की जा सकती हैं, चाहे वो भारत के इतिहास के माध्यम से मालूम की जाए या वो उत्तर प्रदेश के इतिहास के माध्यम से मालूम की जाए, ठीक है। तो बेटा, हमने सबसे पहले गुप्त काल में बात करी थी, श्रीगुप्त की थोड़ी सी बात करी थी हमने, घटोत्कच की, फिर चंद्रगुप्त प्रथम की, फिर उसके पुत्र समुद्रगुप्त की, और फिर हमने बात करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की, है ना। आज इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद जो है जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टर्स का हम टेस्ट लेंगे। जैसा कि 2 टेस्ट पहले भी हो चुके हैं, अब तीसरा टेस्ट आने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे हम उनके क्वेश्चन की संख्या को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरे 50 का सेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि जितना हम पढ़ाते चले जाएं उतना ही हम आपसे टेस्ट के माध्यम से सवाल आपसे मालूम करते रहें ताकि आपका रिवीजन भी बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, गुप्त काल के 2 राजाओं की ओर कहानी है और उसके बाद में बाकी परवर्ती राजा गुप्त काल के आते रहेंगे। उनका इतिहास या उनके बारे में जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो एक राजा गुप्त काल में हुए हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को ही कहा जाता है ना, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को ही बोलते हैं महेंद्रादित्य। टाइम वगैरह मैंने बता दिया था बेटा कि टाइम जो है वो इतना कंपलसरी नहीं होता है, फिर भी अगर आप टाइम नोट करना चाहें तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। टाइम वगैरह मैंने पहले भी कहा है कि टाइम आपसे कोई पूछेगा नहीं, टाइम से कोई सवाल बनता नहीं है, इसलिए टाइम पर आपको ज़्यादा फोकस देने की आवश्यकता नहीं है। याद करना चाहें कर लो, नहीं याद करना चाहें कोई बात नहीं है ना, क्योंकि इतना कोई टॉपिक ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जितने भी राजा गुप्तकाल में हुए हैं सबकी राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। सबने पाटलिपुत्रा से ही शासन किया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त की सबसे पहली खास बात तो यह आती है कि देखिए, इसकी जो मुद्राएं थीं, इसने कुछ मुद्राएं सोने की चलाई, कुछ चांदी की चलाई और कुछ तांबे की चलाई, ठीक है। तो सोना, चांदी और तांबे की मुद्रा इसने चलाई है। तो इसने स्वर्ण मतलब सोना, कोमा रजत मतलब चांदी और ताम्र मतलब तांबे की मुद्राएं चलाई। मुद्राएं मतलब सिक्के चलाए। तो सवाल ये है कि इसने तीनों प्रकार की धातुओं के सिक्के चलाए हैं, सोना, चांदी और तांबा, ठीक है। एक सवाल और भी इसके समय से बनता है, कई बार देखने के लिए मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण संभवतः कुमारगुप्त ने कराया था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था संभवतः भी, तो इसका मतलब यह है कि कुमारगुप्त जो था वो बौद्ध धर्म को मानता होगा। इसका मतलब उसका धर्म के बारे में कुछ जानकारी तो हमें मिलती है, ठीक है। तो देखिए, इसने संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, या यूं कहें कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय में हुआ। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय में हुआ। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा जो दी जाती थी, एजुकेशन, वो बेटा शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म। तो नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, याद रख लें, ये सवाल भी अच्छा बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फेमस था। अब सुनो, देखिए, गुप्त काल में जितने भी राजा हुए हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। गुप्त काल के जितने भी राजा हुए हैं, उन राजाओं में सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख समथिंग कह सकते हैं, 18 से ज़्यादा या 18 सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के समय के हैं। कुमारगुप्त के समय के हैं। अगर बेटा इस सवाल को एग्जामिनर ऐसा मालूम करना है कि गुप्त काल के उस राजा का नाम बताइए जिसने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए, यह सवाल ऐसा पूछ ले कि गुप्त काल के उस राजा का नाम बताइए जिसके सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, तो वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के संभवतः बताया जाता है कि लगभग 18 अभिलेख मिले हैं। इन 18 अभिलेखों में हमारे उत्तर प्रदेश से 6 अभिलेख मिले हैं, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से 6 अभिलेख मिले हैं, किसके? कुमारगुप्त के। तो देखिए, कुमारगुप्त के उत्तर प्रदेश से जो अभिलेख मिले हैं, या उत्तर प्रदेश में जो अभिलेख मिले हैं, वो कौन कौन से अभिलेख हैं? वो कौन कौन से अभिलेख या शिलालेख या स्तंभलेख हैं? ठीक है, तो देखिए, एक अभिलेख का नाम आता है बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख, ये जो बिलसड़ अभिलेख है, बिलसड़ अभिलेख, अब सवाल ये है कि जो बिलसड़ अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेटा बिलसड़ अभिलेख प्राप्त हुआ है एटा से। ये कहाँ से मिला है? ये मिला है एटा से। एटा से। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बिलसड़ अभिलेख में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो बिलसड़ अभिलेख में उल्लेख किस बात का है? तो बिलसड़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली का। वंशावली का मतलब एक राजा के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो जिस क्रम में आए थे उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो गुप्त राजाओं गुप्त राजाओं की वंशावली या नामावली, इसका मतलब उसमें नाम वगैरह होंगे गुप्त राजा के, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन बना है। एक और सवाल है कि बिलसड़ का जो अभिलेख है वो कुमारगुप्त का पहला अभिलेख है। तो कुमारगुप्त का पहला अभिलेख कौन सा है? बिलसड़ अभिलेख, है ना। तो यह है कुमारगुप्त का, यह कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। प्रथम अभिलेख है। देखो, पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल अगर कभी पूछा जाएंगे तो ये वाला अभिलेख आएगा। उत्तर प्रदेश में 6 अभिलेख मिले हैं। बाकी अभिलेखों के बारे में आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान आपको रखना है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है। ठीक है, कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है। तो बेटा एक अभिलेख का नाम आता है भीतरी अभिलेख।
भीतरी, हाँ, स्तंभ लेख, गुप्त काल का भीतरी स्तंभ लेख। और बेटा ये मिला है गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिला है। ठीक है, देखिए अयोध्या से कौन सा अभिलेख मिला है, तो मिला है, हाँ, करमदंडा अभिलेख। ये करमदंडा अभिलेख जो मिला है ये मिला बेटा हमारा अयोध्या से, गुप्त काल का है, कुमार गुप्त के समय का है। एक अभिलेख और आता है बेटा, हाँ, एक अभिलेख और आता है, देखिए, जो एक गाजीपुर से, एक अयोध्या से, एक एटा से, दो इलाहाबाद से मिले हैं, दो इलाहाबाद से मिले हैं। एक गढ़वा अभिलेख, ये करछना तहसील पड़ती है इलाहाबाद की या प्रयागराज की, तो हम कह सकते हैं ये भी प्रयागराज से मिला है, प्रयागराज की करछना तहसील से। एक मनकुंवर, एक अभिलेख मिला है मनकुंवर अभिलेख, और मनकुंवर अभिलेख जो मिला है वो भी बेटा कहाँ का है, वो भी कुमार गुप्त के दौर का है, और वो भी मिला है बेटा प्रयागराज से, प्रयागराज। ठीक है, एक ऐसा ही है मथुरा शिलालेख, कुमार गुप्त का एक मथुरा से शिलालेख मिला है, मथुरा शिलालेख। तो कुमार गुप्त का जो मथुरा शिलालेख है, ठीक है, ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बेटा मथुरा से। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो सवाल आपसे मालूम करेगा वो होगा विल्सड अभिलेख, जो कुमार गुप्त का पहला अभिलेख है जिसमें गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली को लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए गुप्त काल के राजाओं की वंशावली का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो विल्सड अभिलेख में। विल्सड अभिलेख कहाँ से मिला है, एटा से मिला है। ठीक है, किसका पहला अभिलेख है, तो कुमार गुप्त का पहला अभिलेख है। तो कुमार गुप्त के बारे में इतना भी अगर आप जान लोगे, ये मैंने जो अभिलेख लिखवाए हैं पूरे 18 नहीं लिखवाए, या 18 से ज़्यादा होंगे वो भी नहीं लिखवाए, मैंने वो लिखवाए हैं आपको जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए कुमार गुप्त ने सोना, चांदी और तांबे की मुद्रा चलाई। दूसरा, कुमार गुप्त के समय में संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय बना। अगर नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के समय में बना है या कुमार गुप्त ने बनवाया है, तो इसका मतलब वो बौद्ध धर्म में विश्वास करता होगा फिर। ठीक है, तीसरा सवाल यह है कि गुप्त काल के किस राजा के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, तो वो कुमार गुप्त है ना। लगभग उसके 18 अभिलेख मिले हैं, जिनमें से हमारे उत्तर प्रदेश से 6 मिले हैं। एक एटा से मिला है विल्सड, 2 प्रयागराज से मिले हैं, है ना, गढ़वा और मनकुंवर। एक मिला है अयोध्या से करमदंडा, एक मिला है आपका गाजीपुर से, जिसका नाम है देखो गाजीपुर वाले का भीतरी स्तंभ लेख, और एक मथुरा का है मथुरा शिलालेख। इतना जान लो बस। ठीक है, चलिए बेटा, गुप्त काल का एक और राजा जिसका नाम है स्कंदगुप्त। क्या नाम है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, वैसे स्कंदगुप्त का जो समय है वो 555 से लेकर 567 ईस्वी तक। मैंने अभी पहले भी बताया है कि टाइम पे ज़्यादा, हाँ, आपको अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैक्टों पर ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि जो कुमार गुप्त था उसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, इसका मतलब वो हो सकता है कि बौद्ध धर्म को मानता हो, लेकिन उसी का जो बेटा है स्कंदगुप्त, उसकी जो मुद्रा मतलब उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों की खास बात क्या मिली है, उन सिक्कों की खास बात ये मिली है कि सिक्के के एक तरफ खुद उसका चित्र है स्कंदगुप्त का, जिसमें उसको धनुष बाण लेकर बैठा हुआ दिखाया गया है, और सिक्के के पिछले हिस्से पर माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी विराजमान है। ठीक है, तो देखो, और उस सिक्कों पर लिखा हुआ है श्री स्कंदगुप्त, श्री स्कंदगुप्त। तो इसके समय की जो खास बात है वो ये बताती है कि बौद्ध धर्म को नहीं मानता, ये भागवत धर्म को मानता होगा, माँ भगवती को मानता होगा, मतलब ब्राह्मण धर्म को मानता होगा। ये एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो सिक्के हैं, इसके जो सिक्के मुद्रा है, उसके एक भाग पर
एक भाग पर ये बैठा है स्वयं, स्वयं इसका चित्र है, स्वयं धनुष बाण लिए बैठा है। इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ा धनुर्धर था, धनुष बाण चलाने का शौकीन होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इसके जो सिक्के मिले बेटा, हाँ, उन सिक्कों पर दूसरा भाग जो होता सिक्के का, दूसरा जो भाग है सिक्कों के दूसरे भाग पर, है ना, लक्ष्मी विराजमान है, लक्ष्मी विराजमान है, माँ लक्ष्मी है। और इसके सिक्कों पर, हाँ, एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? श्री स्कंदगुप्त, श्री स्कंदगुप्त लिखा है। अब इसके सिक्कों पर स्कंदगुप्त लिखा है तो इससे पता चल गया कि भैया स्कंदगुप्त के ज़माने के होंगे। माँ लक्ष्मी विराजमान है तो इससे पता चल गया है कि वो माँ भगवती का पुजारी है ना, वैष्णव धर्म को मानता है, भागवत धर्म को मानता है वो। और अगर उसको धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है, इसका मतलब बहुत बड़ा वो धनुर्धर होगा। ठीक है, ये बात है। एक जो है इसके समय की बात है कि भारत पर जिस समय हूणों ने आक्रमण करा था, उस समय गुप्त काल का कौन सा राजा था? ठीक है, तो यही था स्कंदगुप्त। इसके समय में हूणों ने भारत पर, इसके समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसने इसे विफल कर दिया। अब सवाल यह आता है कि हूण चाइना से आए थे, हूण विदेशी थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करा तो स्कंदगुप्त ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन सवाल ये रहा कि स्कंदगुप्त के जाने के बाद गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे वो हूणों के जो बराबर हमले हो रहे थे, हाँ, उनसे वो जंग नहीं जीत पाए आगे चल के, और धीरे धीरे करके गुप्त वंश का पतन हो गया, गुप्त वंश जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये तो बातें थी किसके बारे में? गुप्त वंश के कुछ राजाओं के बारे में। हूणों के आक्रमण की वजह से धीरे धीरे गुप्त वंश जो था वो फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अब मैं कुछ बातें आपको और बताता हूँ जो काम की हैं, जो गुप्त काल की हैं। गुप्त काल के प्रमुख फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे आपसे जा सकते हैं। प्रमुख फैक्ट कौन कौन से फैक्ट हैं वो हम नोट करके लिखें। तो बेटा देखिए, कुछ बातें हम लोगों को नोट करनी है, ठीक है, और वो बातें नोट करके लिखनी है। और ये बातें वो हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक बात पूछी जाती है कि शतरंज, जिसको आप चेस कहते हैं, है ना, शतरंज की शुरुआत गुप्त काल से हुई, गुप्त काल से हुई। और शतरंज को उस जमाने में चतुरंग कहा गया था, चतुरंग। तो इसे क्या कहते थे? शतरंज को इसे चतुरंग कहा गया था, इसे चतुरंग कहते थे। ठीक है, एक सवाल तो ये कि शतरंज की शुरुआत किस काल से हुई? गुप्त काल से। ठीक है, और शतरंज को चतुरंग कहा गया है। दूसरा एक सवाल आता है, एक सवाल है गुप्त काल का, वो है ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख। अब यहाँ से कई सारे सवाल बहुत शानदार बनेंगे और ये आपके लिए ज़्यादा मोस्ट है। ऐरण अभिलेख। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जो ऐरण का अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो वो जिस राज्य से प्राप्त हुआ है वो राज्य है मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश से मिला है। अच्छा, ये किसका है ना? तो यह
भानुगुप्त का है। किसका? भानुगुप्त। यह भानुगुप्त का है, तो इसलिए इसको पता हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ से बन जाएगा कि इसमें किस चीज़ का उल्लेख है। तो यह सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो ऐरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है। तो इस अभिलेख से जो इसमें लिखा गया है, इस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। प्रथम साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब यह है, क्या सती प्रथा की शुरुआत यहाँ से हुई थी, या सती प्रथा को पहली बार लिखित रूप में सती प्रथा के संबंध में चीज़ों को लिखा गया है? तो मेरा तो ये मानना है कि सती प्रथा पहले से होगी, लेकिन इस समय पर पहली बार उस चीज़ को लिखा गया है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा है? ऐरण का अभिलेख। इसमें लिखा गया है कि एक सेनापति है गोपराज, और वो एक युद्ध में मारा जाता है, तो उसकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है। तो सेनापति गोपराज के मरने के बाद उसकी जो पत्नी है वो सती हो गई है। इस बात को ऐरण अभिलेख में लिखा गया है। इस बात को ऐरण अभिलेख में लिखा गया है। कौन सा सेनापति? गोपराज। गोपराज सेनापति के युद्ध में मर जाने के बाद उसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। इस घटना को लिखा गया है ऐरण अभिलेख में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इस समय जो है गुप्त काल में एक बड़े व्यक्ति का नाम मिलता है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, ये भास्कराचार्य कौन थे? तो ये भास्कराचार्य खगोलज्ञ, खगोल शास्त्री व गणितज्ञ मतलब ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, गणित को जानने वाले थे। ठीक है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो दो हैं। एक सिद्धांत शिरोमणि, गणित की एक किताब है सिद्धांत शिरोमणि, और एक किताब इनकी आती है बेटा लीलावती। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। ठीक है। भास्कराचार्य किताब पूछी जाती है। तो भास्कराचार्य किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं। ऐरण अभिलेख किस काल का है? गुप्त काल का है। शतरंज की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। देखिए, ऐसी एक नोट करने लायक बात है, बहुत अच्छी। एक लेखक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिनका नाम है शूद्रक। क्या नाम है? शूद्रक। शूद्रक की एक पुस्तक है। पुस्तक बहुत अच्छी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बताओ इस किताब का लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है, संस्कृत में लिखी गई है, मृच्छ कटिकम। क्या नाम है? मृच्छ कटिकम। और इस मृच्छ कटिकम में किस बात का उल्लेख है? इसमें उल्लेख मिलता है, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है चारुदत्त, और वो एक गणिका बोलते हैं, जो नाचने का गाना बजाने का काम करती होंगी, उनकी बेटी वसंत सेना की प्रेम कहानी है। तो इसमें उल्लेख किसका है? उल्लेख है चारुदत्त का। चारुदत्त जो है वो एक ब्राह्मण है, और दूसरी है वसंत सेना, और वो एक गणिका की पुत्री है। गणिका की पुत्री। इन दोनों के प्रेम पर आधारित किताब है मृच्छ कटिकम, है ना। प्रेम पर आधारित किताब का नाम है
मृच्छकटिकम, इन दोनों की प्रेम कहानी को मृच्छकटिकम में लिखा गया है। प्रेम पर आधारित, इन दोनों के प्रेम पर आधारित किताब को मृच्छकटिकम में लिखा गया है, इसलिए किताब बहुत अच्छी है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हुए हैं? शूद्रक। मृच्छकटिकम में किस बात का उल्लेख है? तो एक ब्राह्मण है जिसका नाम है चारुदत्त और उसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है वसंत सेना, जो कि गणिका की पुत्री है। उन दोनों के बीच में जो प्रेम हुआ है उस प्रेम को लिखा है शूद्रक ने मृच्छकटिकम के नाम से। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। गुप्त काल के प्रसिद्ध बंदरगाह, गुप्त काल में जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध बंदरगाह, गुप्त काल के प्रसिद्ध बंदरगाह, तो गुप्त काल में दो बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। एक बंदरगाह का नाम है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और ये बंदरगाह है बंगाल का। और एक बंदरगाह मिलता है भड़ोच में जिसका नाम है भिरगू कच्छ, भिरगू कच्छ बंदरगाह, जो कि कहाँ है? भड़ोच में। और ये भड़ोच जो है कहाँ पड़ता है बेटा? गुजरात में। तो दो बंदरगाहों का उल्लेख है। ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह बहुत बार एग्जाम में आया है। ये कहाँ है? बंगाल में। गुप्त काल का प्रसिद्ध बंदरगाह है। गुप्त काल में दो बंदरगाहों का खास तौर से उल्लेख है, ताम्रलिप्ति और भिरगू कच्छ। भिरगू कच्छ वर्तमान का भड़ोच है। ठीक है। इसका मतलब बंदरगाह है तो हल्की फुल्की नौसेना भी होगी। चलिए आगे देखते हैं। एक और बड़ा नाम है और ये सवाल आपके लिए बहुत मोस्ट है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ बहुत मोस्ट है। मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ, मतलब मंदिर बनाने की जो प्रक्रियाएं थी वो डेवलप हुई गुप्त काल में चलकर। तो मंदिर विकास, मंदिर विकास या मंदिर निर्माण का विकास, मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं? गुप्त काल के ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में है? तो एक मंदिर जो पेपर में बहुत आता है बेटा, उसका नाम तो आप रट लीजिए, इसलिए मैं वेरी मोस्ट करके लिख रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उस मंदिर का नाम है भीतरी गांव या भीतर गांव। भीतर गांव मंदिर। भीतर गांव मंदिर कहाँ का है? तो बेटा भीतर गांव मंदिर जो है वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। और इस मंदिर की खास विशेषता क्या है कि ईंटों का बना है, ईंटों का बना है। और क्या खास बात है बेटा? गंधार शैली में बना है। किस शैली में? गंधार शैली में बना है। गंधार शैली में बना है। मैंने बताया था एक दिन आपको कि गंधार शैली की शुरुआत जो है वो यवन शासकों के द्वारा हुई थी। यूनानी और भारतीय शैली को मिलाकर गंधार शैली बनी थी। और गंधार शैली का डेवलपमेंट जो हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। और गंधार शैली में मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है गुप्त काल में। तो ये पेपर में कई बार आता है कि भीतर गांव मंदिर कहाँ का है? कानपुर का। किस चीज़ से बना है? ईंटों से। और किस शैली में बना है? तो गंधार शैली में। एक ऐसी मंदिर का नाम आता है भीतरी मंदिर। वो भीतर गांव है, ये भीतरी मंदिर है। ये भीतरी मंदिर कहाँ का है? तो ये मिलता है बेटा गाजीपुर, गाजीपुर का। और एक सवाल और है जो पेपर में आता है, ये भी ये वाला। एक है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये भी गुप्त काल का मंदिर है बेटा। और दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। कहाँ है? देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ पड़ता है?
ललितपुर में। ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है और ये भी गुप्त काल का है। तीनों मंदिर वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 में से 2 तो आप याद कर लीजिए, एक भीतरगांव मंदिर और एक दशावतार मंदिर। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, देखिए सारनाथ और सारनाथ और मथुरा की जो गुप्त सारनाथ और मथुरा में जो मूर्तियां हैं वो किस काल की हैं? बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं सारनाथ और कहाँ, मथुरा में। तो सारनाथ व मथुरा में, सारनाथ व मथुरा में बौद्ध धर्म की मूर्ति, बौद्ध धर्म की मूर्ति किस काल की है? गुप्त काल की है, गुप्त काल की है, गुप्त काल की है। ठीक है, तो बेटा ये मंदिर आप जरूर याद रखें। भीतरगांव मंदिर कानपुर में है, ईंटों का बना है, गंधार शैली में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के एग्जामों में कई बार पूछ लिया गया है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर का है, ये कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है ना। और देखिए मैंने आपको बताया है गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल वाला और भृगु कच्छ बंदरगाह, भृगु कच्छ भड़ोच का बंदरगाह गुजरात में है ना। शूद्र की किताब बहुत बार आई है, मृच्छकटिकम, इसमें चारुदत्त ब्राह्मण और वसंत सेना गणिका की जो पुत्री है उसकी प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है ना। ऐसी देखो शतरंज की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी, उस समय इसको चतुरंग कहा गया है। ऐरण का भी लेख बहुत मोस्ट है, मध्य प्रदेश के ऐरण से प्राप्त हुआ है, भानुगुप्त के समय का है और इसमें बताया गया है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, ऐरण का भी लेख है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है, ऐरण का भी लेख है। और इसमें कहा गया कि गोपराज जो है ना, एक सेनापति है, उसका वो मर जाता है तो उसकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष के मामले में भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य की पुस्तक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी गई, लीलावती। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। ठीक है, तो बेटा ये सेशन हमारा ख़त्म हुआ है गुप्त काल का। अब हमें करना क्या है, अब पहले हम एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद में हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम ठोस कदमों से अग्रसर हो रहे हैं, है ना। जल्दबाजी में कुछ भी हाथ नहीं लगता बेटा। ठोस कदमों से आगे आप बढ़ोगे तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। एक बार इस कंटेंट को आप लिख लोगे, याद कर लोगे, समझ लोगे और फिर उत्तर प्रदेश के जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि भैया ने जो भी पढ़ाया है उसमें से बहुत कुछ हमें मिला है। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।